नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी मेधावी छात्रों से आज मुलाकात करेंगे। बोर्ड परीक्षा के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे छात्रों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और आज 11 बजे समय निर्धारित किया गया है, जब छात्रों से मुलाकात करेंगे। टॉप 10 छात्रों से मुलाकात करेंगे, मेधावी छात्रों से। आपको बता दें कि यह मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। प्रियम, आज मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, क्या कुछ खबर पर ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल योगेश, देखिए जिस तरीके से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम आए हैं, उसमें जिन छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिले का अपने नाम रोशन किया है, ऐसे जो 10 अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो टॉप 10 टॉपर्स हैं, उनसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर। अब से महत्वपूर्ण देर बाद 11 बजे का जो समय है वो रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले जब वो मुरादाबाद के दौरे पर थे, तो वहां पर भी उन्होंने जिले के जो टॉप 10 जो बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन किया था, उनके साथ मुलाकात करी थी, उनसे वार्ता करी थी, उनसे जाना था, उनसे समझा था कि वो और कैसे क्या आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, क्या उनको सरकार से इच्छाएं हैं। तो इन सभी चीजें मुद्दों को लेकर ही आज भी मुख्यमंत्री जो है वो टॉप 10 जो अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 11 बजे सीएम आवास पर ये बैठक जो मुलाकात है वो शुरू होगी। वहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ में संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे कैसे उन्होंने तैयारी करी, क्या कुछ चीजें रही, आगे उनका क्या प्लान है, उसमें सरकार किस तरीके से सहयोग कर सकती है, उनकी सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। इन सभी चीजों को लेकर आज सीएम जो है इन अभ्यर्थियों से वार्ता करेंगे। बिल्कुल प्रियम, मुलाकात के दौरान क्या छात्रों को, इन मेधावी छात्रों को सरकार की तरफ से कुछ भेंट भी किया जा सकता है? जो कि क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था जिस तरीके से सरकारों की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें टैबलेट दिया जाएगा या तमाम सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी भी कुछ तैयारी है क्या? देखिए, आज जो अभी पूरा कार्यक्रम है उसमें केवल मुलाकात संवाद की बात जो है वो जो है की गई है। उसमें मुख्यमंत्री जो है केवल इन अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। टैब की जो बात है उसको लेकर सरकार की योजना चल रही है। जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है उसको जरूर सरकार जो वो दे रही है, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है वो चल रहा है। उसके तहत उनको भी जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध कर जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो कार्यक्रम है उस पर संवाद ही अभी फिलहाल रखा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। और उत्तर प्रदेश में कल 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव होगा। कल सुबह 8 बजे से मतदान होगा। दोनों सीटों पर 35 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव होना है और कल मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। और अब कल मतदान होना है, ऐसे में मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। कल 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। आजमगढ़ और रामपुर की सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें कल मतदान होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। सिद्धार्थ, कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जिस तरीके से दोनों दल जीत का दावा कर रहे हैं, जमीनी आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ कह रहे हैं रुझान? देखिए, आपको बता दें, आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बसपा का लड़ना ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट होगा बीजेपी के साथ कि गुड्डू जमाली जो है वो जो बसपा का पारंपरिक वोट है उस पर काफी सेंधमारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समीकरण काफी मजबूत है
बीजेपी के लिए, और लड़ाई इसलिए त्रिकोणी बन गई है। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में पूरी तरीके से लड़ाई त्रिकोणी बनी हुई है, और सपा ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी है। सपा को यह डर था कि अगर किसी अपने इस पारंपरिक सीट पर अगर कोई अपने घर का प्रत्याशी उतारा जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके पहले अगर किसी और को उतार दिया जाए तो हो सकता है जनता कहीं ना कहीं वोट ना करे। तो इसलिए उन्होंने अपने घर के सदस्य को चुनाव लड़ाया, क्योंकि हमेशा यहाँ पर मुलायम सिंह यादव रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों, यही चुनाव लड़ते आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जितने विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है जो गुड्डू जमाली का है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लड़ाई वहां त्रिकोणी हो गई है, और खुद मुख्यमंत्री गए थे प्रचार करने, और डिप्टी सीएम, तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक भी काफी, और सपा और आम्रपाली भी आई थी। तो कहीं ना कहीं फिल्मी सितारे भी काफी उतारे गए थे इस सीट में। और सब समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने बड़े नेता थे उनके वो लगाए गए थे, सभी विधायकों को बांट दिया गया था। तो अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी आजम खां की साख दांव पर लगी है। आजम खां के कहने पर ही उनके कहने पर ही प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कड़ी परीक्षा है ये। तो अब आने वाला समय ये बताएगा कि रामपुर में किस तरीके से क्या होगा। और बीजेपी ने भी जो प्रत्याशी उतारा है वो भी कभी ना कभी आजम खां का काफी करीबी रहा है। और तो कहीं ना कहीं वहां भी लड़ाई सीधे सीधे दिख रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अब आने वाले समय में बताएगी, जिस तरीके से आजम खां प्रचार करते रहे और भावात्मक अपील लोगों से करते रहे, तो एक थोड़ा प्लस पॉइंट ये है सब समाजवादी पार्टी के साथ कि आजम खां जेल से बाहर हैं और वो लोगों से मिल रहे थे। तो और उनके बेटे थे, उनकी जो पत्नी है वो भी काफी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आजम खां के आने से समाजवादी पार्टी को एक थोड़े ऑक्सीजन जैसी मिली है, और लड़ाई में काफी हद तक लड़ाई लड़ रही है। तो ये रहा पूरा चुनावी समीकरण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और बीजेपी आज युवाओं से संवाद करेगी। आज 11 बजे देश भर के युवाओं से संवाद करेगी बीजेपी। संवाद के जरिए युवाओं का भ्रम दूर करेगी बीजेपी। अग्निपथ योजना पर युवाओं के भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज इसी कड़ी में देश भर में भारतीय जनता पार्टी युवाओं से संवाद करेगी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वर्चुअल संबोधित करेंगे युवाओं को। राज्यवर्धन सिंह राठौर युवाओं को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बड़ी कवायद की जा रही है। अब जिस तरह से युवाओं में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने की बात कही जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवाओं में आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है दरअसल कि युवाओं में भ्रम है, और खास तौर पर जो विपक्षी दल हैं वो भ्रम और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और यह बीड़ा उठाया है कि अब जो युवाओं का भ्रम है उस भ्रम को दूर करने के लिए वो युवाओं से बात करेंगे, युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। और आज इसी कड़ी में 11 बजे देश भर के युवाओं से संवाद करेगी भारतीय जनता पार्टी। और निगम, आयोग और बोर्डों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के समायोजन की अब तैयारी हो गई है। जिले से लेकर राज्य स्तर पर 20,000 से ज्यादा अधिक पद पर समायोजन होगा। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशी भी शामिल हैं इसमें, और आयोग में शामिल होंगे। निगम और बोर्ड में नियुक्ति पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। समायोजन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि निगम और बोर्डों में अब नियुक्ति की जाएगी। आयोग, निगम और बोर्ड में नियुक्ति पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी की है। समायोजन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ख्याल रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो निगम, आयोग और बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समायोजन की तैयारी है। जो चुनाव हार चुके हैं या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिला था उन लोगों को समायोजन करने की बीजेपी अब तैयारी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। प्रियम, निगम बोर्डों में अब समायोजन की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्या कुछ खबर पर पूरी जानकारी है?
बिल्कुल देखिए योगेश, जो जानकारी है उसके मुताबिक जल्दी ही जो है जितने भी जो हैं या फिर आयोग हैं और जो बोर्ड है उनमें जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके समायोजन को लेकर तैयारी चल रही है। राज्य स्तर 20,000 से अधिक पद जो हैं इन पर समायोजन होना है। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव जो हारे हैं प्रत्याशी उनको जो है उसमें शामिल करने की जो है वो चर्चा चल रही है, बात की जा रही है। आयोग, निगम और बोर्ड में जो नियुक्त पदाधिकारी हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त है। उनकी जगह पर अब इन लोगों को जो है समायोजित करने को लेकर तैयारी चल रही है ताकि जो है जो दावे थे उनको पूरा किया जा सके। तो उसके लिए और जो समायोजन किया जाएगा इसमें समीकरणों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा जिसका आने वाले समय में उनको फायदा मिल सके, पार्टी को फायदा मिल सके, चाहे वो जाति समीकरणों की बात हो, क्षेत्रीय समीकरणों की बात हो या अन्य समीकरणों की बात हो, सभी का संतुलन इसमें बराबर रखा जाएगा और उसी को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और माना जा रहा है कि जल्दी इसमें जो है वो समायोजन जो है वो लोग का किया जाएगा। प्रियम, कई ऐसे बोर्ड हैं जहां पर जिनके पद खाली हैं। ऐसे में पिछले कार्यकाल का अगर जिक्र करें तो कई दफा सवाल भी उठे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और जो नाराजगी थी पिछली बार वो नाराजगी अब दूर करने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं? बिल्कुल, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है और उससे पहले निकाय के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को साथ में रखना, जोड़ के रखना एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी पर है और उसी में इस पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन जो पार्टी की तरफ से किया जाएगा और उसी के चलते इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो नाराजगियां रही हैं या जो लोगों की जरूरतें हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसको भी कैसे पूरा किया जाए। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की जा रही है और उसका उसमें सभी समीकरणों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, आप बने रहिए प्रियम, हमारे साथ रुक करेंगे आपका। तो जिले से लेकर राज्य स्तर पर 20,000 से अधिक पद पर समायोजन होगा और भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों को भी निगम और बोर्डों में शामिल किया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों पर सख्त अब नजर आ रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे शिक्षकों पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक ने 35 जिलों को 30 जून तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर और गोंडा के साथ उन्नाव और सीतापुर समेत 35 जिलों में ये कार्रवाई होनी है। तो अब शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। 30 जून तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर और गोंडा, उन्नाव के साथ सीतापुर समेत 35 जिलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों पर अब सख्त नजर आ रहा है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता प्रियम, जिस तरीके से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से लोग धोखा दे रहे हैं शिक्षा विभाग को और लंबे समय से नियुक्त हैं उस पर। अब ऐसे में शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग जो है वो जो फर्जी शिक्षक हैं या जिन्होंने विभाग को गुमराह रखते हुए जो है वो नौकरी को हासिल किया है या नौकरी के अंदर अनेक अन्य तरीके के जो लाभ हैं वो विभाग से दिए हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ विभाग जो है वो सख्त हुआ है और उसमें साफ तौर पर जो है वो आदेश जारी किया गया है कि जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी जो है वो कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच की जाए, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ तुरंत केस जो है उसको दर्ज किया जाए। शिक्षा निदेशक ने 35 जिलों में 30 जून तक कार्रवाई करने के इसके जो है टाइम की लिमिट दी है कि 30 जून तक सभी जो ये जिले हैं वहां पर जितने भी अध्यापक हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं उनको तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात करें जिलों की तो ऐसे महाराजगंज है, बस्ती है, गोंडा, उन्नाव, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया, ये वो जिले हैं जहां पर इस तरीके की गड़बड़ियां जो है वो सामने आई हैं। 35 जिले ऐसे हैं और वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होनी है और माना जा रहा है कि अब जो ये अध्यापक है जो फर्जी तरीके से या फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर विभाग को गुमराह कर नौकरी कर रहे थे उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। प्रियम, क्या वजह है कि 35 जिलों के लिए ही निर्देश जारी किए गए हैं? क्या बाकी जिलों में शिक्षा विभाग को ये पुख्ता जानकारी है कि अन्य जिलों में जो चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है?
देखिए, इस पूरे विषय को लेकर, मसले को लेकर जांच जो है वो की गई है, और जो जिलों में जहां पर शिकायतें मिली थी, जहां पर जांच करने पे दोष सिद्ध हुए हैं, उन जिलों में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां पर इस तरह की गड़बड़ियां नहीं मिली है, वहां पर शिकायत करने के निर्देश जो है वो नहीं जारी किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। और अब रुक करेंगे सहारनपुर का, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल भी हो गया है। तो ये मुठभेड़ हुई, आपको बता दें कि सहारनपुर में जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, बदमाश घायल हो गया है। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और 15 से ज्यादा मामलों में दर्ज हैं केस बदमाश पर। तो बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था। 15 से ज्यादा इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। तो हिरासत में ले लिया गया है बदमाश। मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आपको बता दें कि बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। सहारनपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है और मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 25,000 का इनामी बदमाश था। अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और आपको बता दें कि 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं इस बदमाश पर, जिसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सहारनपुर पुलिस का ये गुड वर्क सामने आया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश को पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया है। 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसके 15 से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और कुशीनगर में युवक को हिरासत में लेने के बाद झड़वा गांव में बवाल। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस को सूचना देने के शक पर युवक पर यह हमला किया गया। भीड़ के चंगुल से बचकर युवक ने घर में छुपकर जान बचाई। भीड़ ने युवक की बाइक को क्षतिग्रस्त किया। 20 जून को कर्मचारी से हुई थी 7 लाख रुपए की लूट। लूट के आरोप में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। तरया सुजान थाना के झड़वा की यह घटना बताई जा रही है। तो भीड़ ने चंगुल से बचकर युवक ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई है। भीड़ के चंगुल से बचकर युवक ने घर में छुपा और उसके बाद किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। और इसके साथ ही युवक की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था भीड़ के द्वारा। 20 जून को कर्मचारी से 7 लाख रुपयों की लूट हुई थी और लूट के आरोप में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। युवक को हिरासत में लेने के बाद यह बवाल हुआ है। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना देने पर शक पर युवक पर यह हमला किया गया है और युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। भीड़ के चंगुल से बचकर युवक ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई। तो भीड़ के चंगुल से बचकर युवक ने घर में छुपकर अपनी जान बचाई है और भीड़ ने युवक की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। अवधेश, क्या कुछ पूरा मामला है जिस तरीके से युवक को हिरासत में लिया गया और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ? देखिए, 20 तारीख की देर शाम को 7 लाख रुपए अपराधियों ने लूटे। बाइक सवार अपराधी 2 अपराधी थे। एक अरविंद नाम के व्यक्ति को चाकू मारकर और 7 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस कल एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। झड़वा एक गांव है, तरया सुजान थाने के गांव से हिरासत में लिया। उसी वक्त एक औरंगजेब नाम का लड़का गया था, वहां किसी से बात कर रहा था। लोगों को शक हुआ कि यही इसी की मुखबिरी पर वो युवक हिरासत में लिया गया है। अभी पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं की है, पूछताछ के लिए हिरासत में ली है। एक बड़ी संख्या में भीड़ लाठी डंडे सब विजुअल में देख रहे होंगे कि वीडियो में किस तरह भीड़ उत्तेजित है और युवक पर हमला किया। संयोग कहिए या उसका भाग्य कहिए कि मॉब लिंचिंग से बच गया। वो
थोड़े बहुत पिटाई हुई, तब तक वो भाग के किसी घर में छुप गया और उस घर वाले ने उसको बचा लिया। तो पूरी तरह से मतलब इस आधार पर कि एक शक के आधार पर कि ये जो शक के आधार पर यह हमला किया गया और युवक पर जिस तरीके से हमला किया गया, युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई अवधेश। लेकिन क्या पुलिस ने इसके बाद भी मामले का संज्ञान लिया? जिस तरीके से इस युवक पर हमला किया गया, क्या उसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया क्या? हाँ, पुलिस जांच कर रही है पूरी चीजों के। वीडियो संज्ञान में जब देर रात की घटना है, शाम की घटना है, तो पुलिस उस पर पूरी छानबीन करे। पुलिस का कहना है कि छानबीन चल रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। युवक का क्या कुछ कहना है जिसने अपनी जान बचाई? अब वो अपने घर पर है या फिर नहीं, वो सुरक्षा के? वो अभी घर पर है। फर्स्ट एड कराने के बाद अपने हिसाब से करके और वो घर पर है। पुलिस उसकी बाइक और सारी चीजों को करके जांच लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अवधेश। तो लूट के आरोप में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था और हिरासत में लेने के बाद ये बड़ा बवाल देखने को मिला है। युवक को हिरासत में लेने के बाद झड़वा गांव में बवाल हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।